Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. This is our 5th episode of class 10th history chapter number 1 Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में हमने कहानी शुरुआत की थी कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। अभी तक हमने समझा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन, फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने राष्ट्रवाद का बीज बोया। उसके बाद उसको आगे बढ़ाया उदारवादियों ने, एक समस्या खड़ी की रूढ़िवादियों ने, और उसके बाद उसको रूढ़िवादी शासन को उखाड़ने के लिए प्रयास शुरू हुए क्रांतिकारियों के द्वारा। ये सब कुछ हमने पिछले 4 एपिसोड में किया। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लिबरल्स की रेवोल्यूशन की, लिबरल्स की क्रांति की। यानी छोटा सा, बहुत छोटा सा हमारा ये सेशन रहने वाला है और ये अंतिम पड़ाव होता है। उसके बाद गठन की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे रोमांटिक कल्पनाएं राष्ट्रीय भावना, जो उसी दौर में चली थी उदारवादियों के समर्थन में या राष्ट्रवाद के समर्थन में। तो ये रोमानीवाद क्या है? कई बार आपके 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का हिस्सा रह जाता है ये कि रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं। तो 1830 में एक आंदोलन चला था जिसे रोमानीवाद, रोमांटिज्म जिसे कहा जाता है, एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान के तर्क को खारिज कर दिया था। यानी कि विज्ञान और तर्क को खारिज कर दिया था। सिर्फ ये भावनाओं का आंदोलन था, मन का आंदोलन था, दिल का आंदोलन था। इसमें दिल और भावनाओं को पेश किया गया। रोमांटिक लोगों की चिंता साझा सामूहिक विरासत की भावना पैदा करने की थी और राष्ट्रवाद के विकास में इन्होंने एक योगदान दिया था। यानी कि इन्होंने बात तर्क या विज्ञान की नहीं की थी, इन्होंने बात की थी कि हमारी एक साझा विरासत रही है। हम लोक कथाओं के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा इन लोगों को जोड़ा गया था। यानी जैसे भारत में हुआ था उस वक्त के इतिहास को पुनर्जीवित किया गया, इतिहास की कहानियाँ दोबारा लोगों के सामने लाई गई। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। भाषा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, इतिहास के द्वारा, कविता के द्वारा, गीतों के द्वारा इन लोगों को, यूरोपीय लोगों को एक राष्ट्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। इस प्रयास को, यानी कि जो भावनाओं के आंदोलन को या सांस्कृतिक आंदोलन को हम रोमानीवाद कहते हैं। यानी रोमानीवाद में क्या हुआ? लोगों को जोड़ा गया था, उनकी भावनाओं के आधार पर उनके एकीकरण का प्रयास किया गया था। ओके, तो इसमें कलाकारों ने, आम लोगों ने, इतिहासकारों ने, लेखकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस रोमानीवाद में। अब जो रोमानीवाद था इसमें कई सारे दार्शनिक थे, जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें जर्मन दार्शनिक और रोमांटिकवादी जोहान ग्रोटफ्रीड हेडर का मानना था कि प्राचीन परंपराओं के अपने प्रयोग के माध्यम से जर्मन संस्कृति को आम लोगों के बीच में खोजा जा सकता है। यानी कि इन्होंने जर्मन संस्कृति को खोजा और जर्मनी के जो अलग अलग छोटे छोटे भाग थे उन भागों को जोड़ने में एक भावनात्मक भूमिका निभाई कि हम अलग अलग जरूर हैं लेकिन हम एक ही संस्कृति, एक ही विरासत, एक ही संस्कृति, एक ही विरासत और एक ही पहचान से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रयास थे और इन प्रयासों को ज़्यादा कामयाबी मिली क्योंकि लोग जो थे वो अधिक तेज़ी से जुड़े। उन्हें लगा कि हाँ, हम एक रहे हैं और एक होना भी चाहिए आगे। अपने विचारों को उन्होंने अनपढ़ लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी कि अशिक्षित लोगों, सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाओं और लोक कथाओं पर जोर दिया गया था उस दौर में। जैसे पोलैंड, करोल कुरपिंस्की ने अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाया था। यानी ये सब कुछ हुआ था आम बोलचाल की भाषा में, गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, संगीत के द्वारा, नाटकों के द्वारा, इन सब के द्वारा। तो ये, इसे हम रोमानीवाद बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोमानीवाद क्या था। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। फिर आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। तरीका कौन सा था? ये तरीका भावनाओं का तरीका था। फिर ये था कि इसमें क्या क्या किया गया था, कविताएं, गीत, संगीत, ये सब कुछ प्रयोग किया गया था। तो 4 या 5 पॉइंट में आपको इजीली लिखना है इसको। तो ये रोमानीवाद था। तो ये बीच में हमने इसलिए किया क्योंकि जब क्रांतियों का दौर चल रहा था तो ये एक आंदोलन था और ये क्रांति भी थी। लेकिन ये क्रांति कौन सी थी? रक्तहीन क्रांति थी, एक शांत क्रांति थी जिसने बदलाव लेके आए लेकिन बिना हथियारों के। अब हम अंतिम क्रांति की बात करते हैं। वो थी द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848 में। इसे हम फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से भी जानते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद की घटना क्या थी? तो
शिक्षित मध्यम वर्ग जो लिबरल्स थे, लिबरल्स का मतलब है उदारवादी, उन्होंने एक क्रांति की थी। कब की थी? 1848 में। किसके लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए एक प्रयास किया था। अब क्या हुआ था कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन, जिनके सदस्य पेशेवर थे, प्रोफेशनल जो थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट में एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए मतदान करने का फैसला किया। यानी कि इन सभी ने एक साथ जुड़ के क्या फैसला लिया कि हम इकट्ठा होते हैं, मिलेंगे कहाँ पे? जर्मनी में। और वहाँ पर उन्होंने एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए मतदान करने का फैसला किया। यानी कि हम मिल करके ये प्रयास करेंगे कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, सभी लोगों ने। अब वहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं, सभी जो उदारवादी थे, और वो पक्ष में वोट डालते हैं। किसके पक्ष में? जर्मनी के एकीकरण के पक्ष में। इसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं अलग अलग राज्यों के, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लेने के लिए 18 मई 1848 को वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर जर्मन राष्ट्र के लिए वो सहमति देते हैं और एक संविधान का मसौदा भी तैयार कर लेते हैं। और इन मांगों को पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम या विल्हेम, दोनों प्रोनाउंसिएशन रहेगी, फोर्थ जो चतुर्थ हैं, उनके पास भेजते हैं। यानी कि वो वोटिंग के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि जर्मनी का गठन किया जाएगा। सभी जो प्रतिनिधि ये निर्णय लेते हैं, एक संविधान तैयार किया जाता है फ्रैंकफर्ट संसद में, और उसके बाद अपना प्रस्ताव पर्शिया के सम्राट विलियम, जो फ्रेडरिक विलियम है, उनके पास भेज दिया जाता है। लेकिन वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, यानी कि उसको मना कर देते हैं जर्मनी का, संयुक्त जर्मनी का सम्राट बनने से, क्योंकि उन्होंने अन्य सम्राटों के साथ निर्वाचित विधानसभा का विरोध किया था, क्योंकि वो राजतंत्र के पक्ष में थे, लोकतंत्र के खिलाफ थे। तो इसलिए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये संसद का जो प्रयास था जर्मनी के एकीकरण का, वो असफल रहता। तो ये लिबरल्स की क्रांति कहलाती है, यानी कि शांतिपूर्ण क्रांति थी ये भी, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश की थी जर्मनी के एकीकरण करने की। इसे हम फ्रैंकफर्ट संसद भी कहते हैं। इसमें श्रमिकों और कारीगरों के बड़े हितों की उपेक्षा की गई थी, क्योंकि यहाँ पे मध्यम वर्ग के सदस्य थे, वही हावी थे, उन्होंने ही अपनी बातें रखी थी। अंत में सैनिकों ने जबरन इस विधानसभा को भंग कर दिया था, उन सभी प्रतिनिधियों को यहाँ से निकाल दिया था। तो ये था फ्रैंकफर्ट संसद। अब थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि क्या इस उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। कहीं से छोटा सा पूरे चैप्टर में आया, तो मैंने यहाँ पे निचोड़ निकाल के यहाँ पे रख दिया कि महिलाओं के लिए क्या बात हो रही थी साथ में, क्या महिलाओं को साथ लेके चल रहे थे। तो महिलाएं हैं वो भी हालांकि लगे हुए थे, अपने संगठन उन्होंने गठित कर रखे थे, लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बावजूद, पूरी कोशिशों के बावजूद, उन्हें फ्रैंकफर्ट संसद के कामकाज का निरीक्षण करने की अनुमति मिली थी सिर्फ। वो अभी भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे उनको। ओके, दूसरे ये था कि इस बात से वो नाराज़ होती है, विरोध करते हैं, और उन्होंने फिर समाचार पत्रों की स्थापना की, अपने भी नए संघों की गठन किया, कई मीटिंगें की। तो उन्होंने विरोध किया कि अभी भी उदारवादियों की जो विचारधारा है उसमें महिलाओं का स्थान नहीं है। इवन उन्हें मतदान के अधिकार से भी वंचित रखा गया था अभी तक। तो ये था कि उदारवादियों की जो व्यवस्था थी उसमें महिलाओं के लिए अभी भी कुछ नहीं था। तो ये हमारा आज का छोटा सा सेशन था, जिसमें हमने बात की फ्रैंकफर्ट संसद की, जो लिबरल्स की रेवोल्यूशन थी। मेनली जो हमारा क्वेश्चन था आज के सेशन का ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कि उसमें क्या हुआ, क्यों ये असफल रहा, क्या उद्देश्य थे, कौन सा प्रयास किया गया था। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।